झारखंड की कोयला खदान उगलने को तो पैसे के साथ साथ सोना हीरा भी उगलती है, मगर जमीन खोदते खोदते कभी कभी कुछ ऐसे राज भी खोल देती है जो कल्पना से परे होते हैं। आज की कहानी मेरी आप बीती है, जिसे आज भी याद करके मेरे होश ठंडे पड़ जाते हैं। दरअसल बात उन दिनों की है जब मैं सरकारी ठेकेदार बनकर झारखंड की कोयला खदानों की जांच पड़ताल के लिए बोकारो गया था। शुरुआती दिनों में मुझे सब कुछ ठीक लग रहा था। मुझे उस खदान का पता चला जहां जाने के लिए मैं स्पेशली बोकारो आया था। कहने को तो ये खदान सालों से बंद थी, पर मैं ये बात भी जानता था कि ये सिर्फ एक दिखावा भर है जिससे सरकार और सरकारी आदमियों की आंखों में धूल झोंकी जा सके। खदान तो सालों से बंद थी, पर उसके आसपास लोगों की पूरी बस्ती रहती थी जो देर रात को चाय की दुकान पर आते जाते रहते थे। ठंड बहुत थी तो मैंने भी टीन की शेड की बनी टेबल पर अपना कंबल डाला और सिरहाने अपना बैग रख आसपास टॉर्च चमकाने लगा। दरअसल मैं चाय की दुकान के मालिक को बुला रहा था। काफी टाइम से इस जगह पर आते हुए हम दोनों की अच्छी जमने लगी थी। तभी किसी ने मुझसे कहा, अच्छा मालिक, आज तो ठंड बहुत ज्यादा है, तो लाल चाय पियोगे क्या? लाल चाय का नाम सुनते ही मैंने चौंकते हुए चाय वाले से कहा, लाल चाय? क्या खून से बनाते हो क्या? मेरी बेतुकी बात पर हम दोनों हंसने लगे थे, पर तभी चाय वाले ने अपनी जेब से शराब की बोतल निकाल कर मेरे सामने रख दी। फिर मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, साहब, ये हमारी लाल चाय, कसम से 2 पैक पीते पूरे तन बदन में आग सी फूटने लगती है। शराब को देखते ही मेरा मन ललचा तो गया था, पर मैंने चाय वाले को यह कहकर मना कर दिया, नहीं श्याम, आज मैं बहुत थक गया हूं, फिर कभी, अभी मैं सोने जा रहा हूं। क्या साहब जी, आप पिछले 3 हफ्तों से मेरी दुकान पे आ रहे हैं, दुनिया जहान की सारी बातें बताई हैं आपने मुझे, आपका घर परिवार कैसा है, सब कुछ। दिखने में भी ठीक घर से लगते हो, फिर भी रात में इतनी छोटी सी दुकान पर ही आते हो, सो जाते हो। कुछ पूछे तो सोने का नाटक करते हो। क्यों साहब जी, आज भी कुछ बोलोगे या आज भी सो जाओगे? चाय वाला मुझसे कहते हुए मुझे नींद से उठाने की कोशिश करने लगा, पर उसे ये बात कौन समझाए कि नींद से उसे जगाया जा सकता है जो सोया हो, जो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा हो उसे नहीं। पर पता नहीं उस रोज क्या हुआ, मेरी आंख सच में लग गई थी। मैं अभी आधी नींद में ही था कि तभी टीन शेड पर तड़ातड़ पत्थरों की बारिश होने लगती है। शोर सुनकर ही मेरी नींद खुल गई। मैंने जैसे ही होश संभाला तो देखा चाय वाला नीचे जमीन पर नशे में धुत सोया हुआ है। मैंने जब बाहर देखा तो चारों तरफ मौत की शांति पसरी हुई थी। घड़ी में 3 बज रहे थे। गौतम, यही सही मौका है। जिस मकसद के लिए तू यहां आया उसे पूरा करने के लिए इससे अच्छा मौका तुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। अब और मत सोच। मैं खुद से कहता हुआ बंद पड़ी कोयला की खदान की ओर चल दिया। मैं अभी कुछ ही कदम दूर गया था कि नशे में धुत चाय वाले ने बड़बड़ाते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो साहब? अभी कफन तो अपने साथ लेकर जाओ। चाय वाले की बात सुनते ही मेरे पैर जम से गए, पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो देखा चाय वाला नींद में वासी ले रहा था। मैंने भी चाय वाले की बात को महज एक इत्तेफाक समझ खदान के अंदर की ओर चल दिया। खदान के अंदर जाते ही मुझे ठंड लगने लगी थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं, और इस दुनिया में सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं है। साथ ही मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा था मानो जैसे मुझे कोई पीछे से घूर रहा है या फिर मेरे साथ साथ ऊपर उड़ रहा है। पता नहीं ये सब मेरी कल्पना भर थी या फिर सब मेरा साथ सच में हो रहा था। डर मत गौतम, बस कुछ कदम और चलना है, फिर तेरे दादा का सपना पूरा हो जाएगा। गौतम, वो हीरा उसे यहीं कहीं दफन होना चाहिए। आखिर इस खदान तक पहुंचने के लिए तूने इतनी मेहनत जो की है, अब इतने करीब आकर हार मत मान गौतम। मैं किसी तरह खुद में हिम्मत भर खदान की ओर चले ही जा रहा था। तभी मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी। मेरी आंखों के ठीक सामने
एक आदमी अंधेरे में से निकलकर अपने हाथ में एक छोटी सी लड़की की लाश लिए पिलक पिलक कर रो रहा था और चीख चीख कर सबसे कह रहा था, कोई है? मेरी बेटी बोल नहीं रही है, कोई सुन रहा है क्या? कोई तो मेरी मदद करो, पता नहीं इसे क्या हो गया है, कोई इसका इलाज कर सकता है क्या? फिर वही शख्स मेरे सामने आकर मेरे पैरों में अपनी पेटी रखकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। भाई साहब, आप तो मेरी मदद कीजिए। देखिए ना, पूरा शहर जल रहा है, सारी दुकानें जल रही हैं, लोग जल रहे हैं, पर कोई कुछ बोलता ही नहीं है। देखो ना, अब मेरी तो गुड़िया भी मुझसे रूठ गई है। भाई साहब, आप सुन रहे हैं? मैं उस शख्स की बातें सुन कोई हरकत कर पाता इससे पहले ही मेरे पीछे से एक औरत दर्द में चीखने लगी थी। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा एक औरत को किसी ने जिंदा जला दिया है और दर्द से चीखते हुए बेसुध ही मेरी तरफ दौड़ती चली आ रही है। औरत को जलता देख और उसकी चीखें सुन मेरा खून सूखने को हो गया था। मैं डर के मारे पीछे ही हुआ था कि तभी मुझे अपने पैर पर किसी के हाथ महसूस हुए। मैंने जैसे ही नीचे देखा तो मेरे होश उड़ चुके थे। जिस आदमी ने अपनी बेटी को मेरे पैरों के पास रखा था उस लड़की का आधा चेहरा जला हुआ था, पर वो अभी भी जिंदा थी और मेरे पैर की हड्डियों में अपने नाखूनों से छेद करती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। तभी जमीन पर बिछे कोयले के बीच में से कुछ और हाथ निकलकर मेरे पैरों को जकड़ के नोचने लगे। खदान की जमीन से निकले हाथ धीरे धीरे मेरे शरीर को नीचे जमीन में खींच रहे थे, पर जब तक मैं खुद को संभाल पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं घुटनों तक कोयले की जमीन में धंस चुका था। हेल्प मी प्लीज, एनीबॉडी हेल्प मी, कोई बचाओ मुझे, ये खदान मुझे मारना चाहती है। मैं चीखता हुआ मदद की आवाजें लगा रहा था। मुझे जमीन से निकले हुए हाथ दिखाई दे रहे थे। मैं अब खुद को जिंदा रखने में असमर्थ हो चुका था और देखते ही देखते मैं कोयले की जमीन में दफन होता गया। दादाजी, मुझे माफ करना, मैं आपका छिपाया हुआ हीरा इस खदान से नहीं ले जा पाया। हो सके तो मुझे माफ कर देना दादाजी। ये आखिरी शब्द मैंने खुद से कहे, फिर कोयले की जमीन में ही दफन हो गया। पर मेरे जिस्म का खून अभी भी गर्म था। मेरे फेफड़ों में अभी भी चंद सांसें बाकी थीं, जिसे एकजुट कर मैंने बहुत हिम्मत से वापस ऊपर आने की जद्दोजहद में लगा दिया। और अचानक ही फिर से मुझे बहुत सारी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कोई लड़की बोलती, खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश भी की तो मैं खुद को आग लगा लूंगी। तुम लोग दरिंदे हो जो एक लड़की की इज्जत लूटकर खुद को बड़ा बहादुर साबित करना चाहते हो। तो कभी किसी आदमी की आवाज सुनाई देती, हम ये शहर छोड़ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। मेरे परिवार को जिंदा मत जलाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तो कभी किसी कोने से किसी लड़के की आवाज आई, पापा आप कहाँ हैं? पापा देखो ना, कुछ लोगों ने दीदी को मार दिया, माँ को भी उन गंदे लोगों ने बहुत मारा, अब कुछ बोल भी नहीं पा रही है, मुझे भी बहुत चोट लगी है पापा, आप आ जाओ ना पापा। मेरी आंखें अब भी बंद थीं, पर मुझे ऐसा लग रहा था मानो जैसे ये सब मेरे सामने हो रहा है। मुझे अब बहुत से घर चलते दिखाई दे रहे थे, जिनके दरवाजे पर लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था। जिन लड़कियों के साथ जबरदस्ती की जा रही थी, उनकी चीखें सुन मेरे कान से खून गिरने लगा था, पर मेरी आंखें तो बंद थीं। फिर मुझे बंद आंख से सब कैसे दिख सकता था? मैं ऐसी सोच में डूबा, अपनी आखिरी सांसें भी गंवाता जा रहा था। सांस न आने की वजह से मुझे चक्कर आने लगे थे। मेरा सिर भी भारी होता जा रहा था, जिसका मतलब साफ था कि अब मेरी मौत भी मेरे से बस कुछ ही कदम दूर है, जिसकी आहट मेरा सहन भी महसूस कर रहा था। मैं भी आखिरी सांसें ले ही रहा था कि तभी जमीन को चीरता हुआ एक हाथ मेरी छाती तक आया और मेरी शर्ट पकड़ मुझे दबे कोयले से निकाल ले गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने चाय वाला चाय का कप लिए खड़ा था। लीजिए साहब चाय, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत एक कप चाय से कीजिए।
मैं चाय वाले का हुलिया देखकर ही समझ गया था कि कल रात जिस मसीहा ने मेरी जान बचाई थी वो ये चाय वाला ही था, जिसे तुरंत ही मैंने गले से लगा लिया। बहुत एहसान रहेगा तुम्हारा दोस्त। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं आज का सूरज नहीं देख पाता। पर एक बात तो बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें उसी खदान में दबा मिलूंगा? मेरे सवाल पर चाय वाले ने कहा, क्योंकि साहब जहां आपको वो आत्माएं अपने साथ दफन कर रही थी, वहां आपसे पहले मैं 2 और लोगों की जान और बचा चुका हूं। इसीलिए मुझे पता था कि आप कहां मिलेंगे। आत्माएं? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ साहब जी, आत्माएं। ये उन लोगों की आत्माएं जिनको 1984 बुखारों के दंगों के दौरान मारा गया था, जिनकी शिनाख्त के लिए परिवार का कोई सदस्य बचा ही नहीं। ऐसी अनगिनत लाशों को इस कोयले की खदान में लावारिशों की तरह दफना दिया गया, जो आज भी यहाँ हर आने जाने वालों को अपने साथ हुई दरिंदगी की झलकियां दिखाती हैं और इंसाफ की गुहार लगाती हैं, पर उन्हें इंसाफ देने कोई नहीं आता। चाय वाले के कहते ही मुझे भी अब सब कुछ साफ साफ समझ आ गया था। क्यों वो लोग दर्द में चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। वो आग, वो लटकती लाशें, सब कुछ। मैंने पहले भी बुखारों के दंगे के बारे में सुना था, पर वो इतना भयानक होगा इसकी उम्मीद मैंने सपने में भी नहीं की थी। जिन आत्माओं ने मुझे अपने साथ हुई दरिंदगी की झलकियां दिखाई थीं, वो मंजर मुझे भुलाए नहीं भूलता है। दादाजी का हीरा तो कभी मुझे मिला नहीं और ना ही अब मुझे उसका कोई लालच है। बस अब उन लाशों को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जनहित याचिका यानी PIL दाखिल कर दी है, इस उम्मीद में कि शायद मेरी इस कोशिश से किसी लाश को उसकी पहचान मिल जाए और इंसाफ भी।